1995 में होंडा ने अपनी इंडियन सब्सिडियरी होंडा कार्स इंडिया को लॉन्च किया। 1998 में होंडा इंडिया ने अपनी पहली कार होंडा सिटी को मार्केट में उतारा। 2000 में होंडा ने अपनी दूसरी गाड़ी होंडा अकॉर्ड को मार्केट में उतारा। 2003 में होंडा ने अपनी तीसरी कार होंडा CR-V को मार्केट में उतारा। एंड देन कम्स 2006, होंडा सिविक मार्केट में आती है और अपनी ऐसी छाप छोड़ती है कि 2021 के अंदर भी 2006 की होंडा सिविक जो 10 लाख से 13 लाख की रेंज में आती थी, आज की डेट में लोग इसका 2 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट होंडा सिविक कि मार्केट में इसकी एक छवि बनी हुई है। और अगर 3 वर्ड्स में मैं होंडा सिविक को डिस्क्राइब करूं, अफोर्डेबल स्पोर्ट्स सेडान। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील। आज हम बात करेंगे क्यों होंडा सिविक मार्केट में इतनी फेमस है और मेरे ख्याल से हमेशा फेमस रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर एंड लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग स्ट्रेट ऑफ विद द लुक्स, होंडा सिविक के डिज़ाइन को हमेशा से ही फ्यूचरिस्टिक कहा गया है। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो यू कैन सी द बॉनेट इज़ स्लांट अनलाइक मैनी अदर कार्स, जिसकी वजह से गाड़ी को एक एरोडायनामिक वाली लुक मिलती है। हेडलैम्प्स आर क्वाइट लार्ज। सेंटर पे यू कैन सी द स्लीक क्रोम ग्रिल, अनलाइक आजकल की होंडा वाली गाड़ियाँ जिनके अंदर आपको एक बल्कि क्रोम ग्रिल वो लगा देते हैं। समहाउ होंडा की डिज़ाइनिंग ओवर द ईयर्स इनएफिशिएंट होती जा रही है। बड़े हेडलैम्प्स के नीचे आपके पास है फॉग लैम्प की हाउसिंग जो आपको टॉप वेरिएंट्स के अंदर मिलते थे। एंड सेंटर पे आपको मिलता है होंडा का बड़ा लोगो, ये बताने के लिए कि इस चैनल के ऊपर ये होंडा का पहला कार रिव्यू है। बोनेट से पीछे यू कैन सी द वाइपर्स, एंड ये वाइपर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर खुलते हैं, जो कि बहुत रेयर कार्स के अंदर होता है। जो दूसरा एग्जांपल मुझे फिलहाल याद है वो है टाटा हेक्सा के अंदर। एंड मेरे को ऐसे वाइपर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मैं ओवरऑल लुक्स की बात करूँ तो इस गाड़ी को फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन हमेशा से कहा जाता था, एंड ये फ्यूचरिस्टिक लगता भी है। आज अगर मैं इस गाड़ी को देखता हूँ तो इट जस्ट फील्स लाइक कि ये या तो नया मॉडल है वरना एक प्री फेसलिफ्ट मॉडल है जो 2018 के अंदर ही बंद किया है। अगर मैं कंपैरिजन में लूँ कंपटीशन के तो ऑक्टाविया या लॉरा जैसी गाड़ियों को हम टाइमलेस ज़रूर बोलते हैं, लेकिन अगर उन गाड़ियों को मैं आज इसके साथ में खड़ा करता हूँ, ना ही ये गाड़ी 2021 की स्टेटमेंट को मैच करती है, बल्कि टाइमलेस गाड़ियों को आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको एरोडायनामिक डिज़ाइन भी मिलता है। देन फ्रॉम नो एंगल दिस कार लुक्स ओवर डिज़ाइंड, इट इज़ वेरी मच प्लीजिंग टू माई आइज़। एंड अब बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। छोटी हाइट एंड लंबी लेंथ होने की वजह से गाड़ी को बहुत अच्छा स्टांस मिलता है, जो गाड़ी के प्रीमियम कैटेगरी टैग को जस्टिफाई करता है। अगर मैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले हेडलाइट के मेरे पास है शानदार रिफ्लेक्टर्स, जो बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद I have the side indicator. Unfortunately, there are no ORVM indicators in this model. गाड़ी की विंडोज़ आर मैसिव, एंड आप सबको पता है जिस गाड़ी की विंडोज़ मैसिव होती है मुझे वो गाड़ी हमेशा पसंद ही आई है। इसके अलावा A पिलर एंड C पिलर के साथ में मुझे क्वार्टर पैनल विंडोज़ मिलती हैं, जिसकी वजह से अंदर एरियनेस का एहसास बना रहता है। जो क्रोम गार्निश आप ऊपर देख रहे हो वो आफ्टर मार्केट है, लेकिन हैंडल के ऊपर क्रोम इज़ स्टॉक, एंड देन दिस इज़ अगेन अ स्टॉक एलिमेंट। अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो दिस इज़ द स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन, स्टॉक अलॉयज़, एंड 195/65 R15 टायर के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। तो टायर्स के मामले में भी आपकी कोई कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। एंड एज़ यू कैन सी आगे एंड पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, तो गाड़ी की स्टॉपिंग पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देयर इज़ अ सटल शोल्डर लाइन एज वेल, फ्रंट से लेकर बैक तक, जिसकी वजह से कार को एक मस्कुलिन अपील मिलता है। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। एंड कमिंग एट द रेयर, द कार लुक्स वेरी एलिगेंट, प्रोपोर्शनेट एंड क्लीन। एंड क्लीन बोलने का मेरा रीज़न है, इस गाड़ी पर आपको कहीं पर भी एंटीना नहीं दिखाई देगा। द एंटीना इज़ इंटीग्रेटेड इन द रेयर विंडशील्ड ओनली। उसके नीचे आपके पास है एक बॉटम माउंटेड हाई स्टॉप लैम्प कहेंगे प्रॉबेबली इसको। देन द बूट लिड, एंड आपके पास बहुत ही गॉर्जियस लुकिंग टेल लैम्प्स है। मुझे होंडा सिविक के टेल लैम्प्स वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि इसके अंदर दोनों तरफ पे रिवर्स लैम्प है, नॉट लाइक जर्मन कार्स जो पता नहीं कौन सा बल्ब का पैसा बचा लेती है ऐसे करने से। एंड उसके नीचे यू कैन सी द 2 लीटर बैजिंग। ये
इंडिया में बहुत ही रेयर एग्जांपल है आपके पास जहाँ पर आपके पास होंडा सिविक के अंदर 2000 सीसी की सिर्फ बैजिंग है, इंजन आप नहीं लगवा सकते वरना आपकी गाड़ी इलीगल हो जाएगी। एंड दिस इज द एस वेरिएंट विद IVTEC बैजिंग एंड ओवर देयर यू हैव द सिविक बैजिंग। जो सेंसर्स या कैमराज आप देख रहे हो ये आफ्टर मार्केट है तो इसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। एंड उसके नीचे आई हैव ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट जो कार को थोड़ा सा स्पोर्टी अपील देता है। एंड टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, इस गाड़ी के बूट लिड को खोलने के लिए आपको कोई बटन नहीं मिलता है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इसको अंदर लीवर से खोलेंगे, अदरवाइज यू शुड हैव द की। सो दिस इज ऑल द बूट वी हैव, अप्रॉक्सीमेटली 405 लीटर्स एंड शेप ऑफ द बूट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। टायर इंक्लूजन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो आई कैन सी द स्पेयर टायर एज वेल। एंड वन नोटेबल थिंग जो मैं आपको इस गाड़ी में दिखाना चाहता हूँ, इसके स्पेयर टायर में भी आपको अलॉय मिलता है विच इज़ अ रेयरिटी दीज डेज। देन किट के साइड में आपके पास थोड़ी सी जगह है, तो आपको एज सच सामान लेने में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। हाउएवर आजकल की कुछ सी सेगमेंट सेडान्स में इससे थोड़ी सी ज़्यादा जगह आनी शुरू हो गई है, तो पिक योर पॉइजन। एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज़ ओपन, बट यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा लैंप मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं इंटीरियर की। एंड अंदर बैठने से पहले दरवाजे की ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग एंगल ऑफ द डोर इज़ प्रेटी नाइस, ऑलमोस्ट 80 to 85 डिग्री डोर ओपन हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हो मुझे आपको ऐसे झुक के बात करनी पड़ रही है बिकॉज गाड़ी की हाइट कम होने की वजह से आप लोगों को अंदर बैठने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। शानदार थड है इस गाड़ी के अंदर। एंड क्योंकि डोर के ऊपर आपको खोलते या बंद करते पता चल जाएगा कि डोर कितना ज़्यादा हैवी है, एंड उस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की स्ट्रक्चरल जो बिल्ड क्वालिटी है इट इज़ वेरी नाइस, बहुत अमेजिंग। एंड अगर मैं पहले व्यू की बात करूं अंदर बैठ के जो मुझे आ रहा है, कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी लगती है। इस गाड़ी को मैं देख के कह ही नहीं सकता कि ये गाड़ी 15 साल पुरानी है, बिकॉज कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बनाए हुए हैं ड्राइवर के हिसाब से। एक कॉन्टोर डिज़ाइन है डैशबोर्ड का, सारे कंट्रोल्स मेरे पास में है। एंड मुझे पता है आपको वहाँ देखकर ऐसे मज़ा तो नहीं आ रहा होगा, तो इन 3, 2 and 1 लुक एट इट गाइस, लुक एट इट। क्या शानदार डैशबोर्ड है इस गाड़ी का। एंड एक प्रॉपर ड्राइवर ओरिएंटेड डिज़ाइन है, कॉन्टूर डिज़ाइन है, यानी ड्राइवर के आसपास डैशबोर्ड को बनाया गया है। एंड सारे कंट्रोल इस तरह से रखे गए हैं कि ड्राइवर की रीच में रहे, और कोई गाड़ी के अंदर कुछ चला पाए या ना चला पाए डजेंट मैटर, लेकिन ड्राइवर को सारी चीज़ों का एक्सेस बहुत ही ईजी तरीके से करवाया गया है। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, स्टीयरिंग व्हील। एंड स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार इट जस्ट फील्स वेरी गुड, इट फील्स वेरी नाइस। अंदर को कॉन्टूर डिज़ाइन है इसका, तो स्टीयरिंग व्हील ना आपको लगेगा जैसे आपको पुश करने के लिए कह रहा है। इसका फ्लो एक अंदर की तरफ बना हुआ है, एक डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट हर एक चीज़ की डिज़ाइन लैंग्वेज गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा शानदार है और बहुत ही, मैं कहूँगा इट इज़ ए यूनिक टच, एक अनकॉमन सा डिज़ाइन है गाड़ी का। एंड स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा नाइस बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की। लुक एट दिस मैश इन द स्टीयरिंग व्हील, इट लुक्स वेरी नाइस, बहुत ही प्रीमियम सा डिज़ाइन लगता है। ये मैश सॉलिड भी है, मैं दबा रहा हूँ तो ये टूट भी नहीं रही है, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है स्टीयरिंग व्हील का। एंड आफ्टर 65,000 किलोमीटर्स भी स्टीयरिंग के ऊपर कोई खास वियर नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग, जो पेंट है यहाँ पर ग्रे एक्सेंट का, वो हल्का हल्का कलर ख़राब हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग जो आप देख पा रहे हो, होंडा का लोगो, बट लेजेंड्स कहते हैं कि होंडा का लोगो इस पगड़ी से मैच करवाने के लिए ऐसा किया गया है। नेवरदलेस द स्टीयरिंग इज़ वेरी नाइस। एंड अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो इस गाड़ी के स्टीयरिंग को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिलती हैं, यानी यू कैन मूव इट अप एंड डाउन और यू कैन पुल इट आउट और पुश इट इन बैक, राइट। सो इट लुक्स वेरी नाइस। इसको कर देते हैं जगह पे लॉक। एंड उसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास है बहुत अच्छे स्टॉक्स, एंड स्टॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दे आर वेरी नाइस। इसके बाद अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर एक स्प्लिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, या इसको मैं ड्यूअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर करके भी कह सकता हूं। एंड इट इज़ अ वेरी यूनिक डिज़ाइन। ऐसा डिज़ाइन मेरे ख्याल से और किसी गाड़ी के अंदर मैंने पर्सनली नहीं देखा है। आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ आफ्टर थॉट डिज़ाइन मैंने ज़रूर देखे हैं, जैसे रिड्स के अंदर कंपनी ने स्पीडोमीटर सेंटर में दिया और RPM मीटर बाहर लगा हुआ है, बट उस गाड़ी का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अगर मैं इसका आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाना चाहूँ तो लेट अस इंसर्ट द की ऑफ द कार इज़ वेरी बेसिक। ये सिलिकॉन कवर लगा बट इसके नीचे भी सेम शेप है। एंड की लगाकर इसको हम करते हैं ऑन। फर्स्ट लेवल सिर्फ जो एक्सेसरीज हैं वो ऑन हो गई है, सेकंड लेवल करते हैं।
इट लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी कूल। एंड अगर मैं इसको आपको एक चीज़ बताऊं तो ऊपर वाले में मेरे पास है स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर है सिर्फ एक, यानी सिर्फ मेरी स्पीड आती है, नंबर एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो आप कोई डायल देख के ये नहीं बता सकते हो कि मैक्सिमम स्पीड क्या मेंशन करी है कंपनी ने, इट इज़ नथिंग। ऑन द राइट साइड मेरे पास है फ्यूल मीटर वहाँ कोने पे, एंड ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास है टेम्परेचर मीटर। एंड उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो मेरे पास है सिर्फ एक सिंगल डायल आरपीएम मीटर। जस्ट लुक एट दिस थिंग, कंपनी ने आरपीएम मीटर को कितना ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि उसके लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाया है, एंड जो बाकी की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली है उनको अलग कर दिया है। नो आरपीएम मीटर के दोनों साइड्स पे मुझे कुछ आइकन्स मिल जाते हैं, सो आई विल जस्ट टर्न इट ऑफ एंड ऑन अगेन। यू कैन सी ऑल द आइकन्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट। एंड थोड़ी देर बीप होने के बाद मेरी सीट बेल्ट की चीज़ बंद हो जाती है। एक दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो आपने कुछ गाड़ियों के अंदर देखा होगा कि जब आपकी लाइट जलती रह जाती है तो गाड़ी आपको इंडिकेशन देती है जब आप दरवाज़ा खोलते हो। एंड कुछ गाड़ियों के अंदर जब आप कोई चीज़ गाड़ी में छोड़ देते हो तो कोई इंडिकेशन आता है, जैसे अगर आपकी लाइट जलती रह जाए या चाबी लगी रह जाए, तो वो भी दोनों चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मैं चाबी को कम्प्लीटली घुमा देता हूँ, नाउ ये ऑफ है। एंड ऑफ के ऊपर अगर मैं डोर खोलता हूँ सो यू कैन सी, ये सिर्फ चाबी का इंडिकेशन है। अगर डोर खुल रहा है तो नाइस। इससे आपको दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़, आपने चाबी लगाई, ये बजने लगे, यानी आपका डोर ठीक से बंद नहीं हुआ है। अगर मैं इसको एक बार पुश करता हूँ हल्का सा, तो ये देखिए डोर लग चुका है लेकिन खुलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि डोर हल्का सा अभी अनलॉक है इसलिए आपको अलार्म बजता जा रहा है। तो आपके डोर की एक सेफ्टी हो गई। दूसरी बात, मैं कहीं से ड्राइव करके आया, मैंने गाड़ी को कर दिया बंद, अब मैं बाहर उतर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा तो ये अलार्म बजना शुरू हो गया। तो इसको मैं एक स्मार्ट टच समझता हूँ कि कंपनी ने दोनों चीज़ों को एक साथ लिंक किया हुआ है। अब ये होंडा की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि जिन गाड़ियों में ये चीज़ होती है आपको पता चल जाएगा उससे कि या तो आपका डोर खुल रहा है या आपकी चाबी बीच में रह गई है। दूसरी आवाज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, चाबी को हम निकाल देते हैं, लाइट को कर देते हैं ऑन। अब जैसे मैं डोर खोलता हूँ, जैसे आप आवाज़ को सुनिए, कितनी प्यारी आवाज़ है इस गाड़ी में। तो कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टचेस दिए कंपनी ने। एंड सब कुछ दोबारा से ऑन करने के बाद ट्रिप मीटर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यू कैन सी इट इज़ एट 64,271 किलोमीटर्स। मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो यू कैन सी द आउटसाइड टेम्परेचर टुडे 15 डिग्रीज एंड दैट्स इट। कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे इसमें अजीब सी लगी, ट्रिप ए के साथ मेरा ओडोमीटर आता है, देन ट्रिप ए के साथ मेरा आउटसाइड टेम्परेचर आता है, ट्रिप बी के साथ सिर्फ आउटसाइड टेम्परेचर आता है। अगर मैं दोबारा दबाऊंगा तो ट्रिप बी के साथ मेरा ऑडोमीटर नहीं आएगा। अब मुझे नहीं पता मैं इसमें कुछ गलत कर रहा हूँ या वाकई में ऐसा डिज़ाइन है, यानी ए के साथ यू कैन सी ऑडोमीटर एंड आउटसाइड टेम्परेचर बोथ, बट ट्रिप बी के साथ आपको सिर्फ आउटसाइड टेम्परेचर ही दिखेगा। चलिए पीछे आते हैं, चलते हैं हमारे ड्राइवर साइड की तरफ। तो यहाँ पर हमारे कुछ कंट्रोल्स हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो आई हैव द सिलेक्ट एंड रीसेट बटन, दिस इज़ फॉर दैट MID ओनली। एंड साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इल्यूमिनेशन स्विचेस है, जहाँ से हम अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके नीचे मेरे पास है हेडलाइट की लेवलिंग के लिए कंट्रोल्स, साइड में 2 डमी बटन्स। डोर के ऊपर जो मटेरियल सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, देन शेप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहली बात तो ये सॉफ्ट है, इट इज़ सॉफ्ट टच, दिस इज़ सॉफ्ट टच, दिस इज़ सॉफ्ट टच। ये थोड़ा सा हार्ड है, दिस इज़ अगेन सॉफ्ट टच। तो ओवरऑल जो मटेरियल चॉइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, यू कैन सी द कंटूर शेप्स, कैसे कैसे छोटे छोटे कंपनी ने यहाँ पर कर्व्स दिए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी को एक अच्छा अपील मिलता है। तीसरी चीज़, ये चीज़ इन्होंने यहाँ से ले जाके यहाँ पर ख़त्म करी है, डैशबोर्ड के ऊपर जो शेप है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चौथी बात, मटेरियल सॉफ्ट बता चुका हूँ, यहाँ पर नीचे आपको फैब्रिक मिलता है, यहाँ पर नीचे आपको अगेन फैब्रिक मिलता है, तो जब आप हाथ रखते हो आपको बहुत ज़्यादा शानदार फीलिंग आने वाली है। पाँचवीं बात, डोर के पास जो क्वार्टर पैनल विंडो है उस पर यू कैन सी कितना ज़्यादा आपको बाहर दिखाई दे रहा है। ये काम आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट लुक्स वेरी कूल टू मी। अगर आजकल की गाड़ियों में ये आ जाए दोबारा से तो मज़ा आ जाए। देन अगर मैं लेवर की बात करूं तो ये मैंने बड़ा उल्टा सा डिज़ाइन देखा है पहली बार। यूजुअली गाड़ियों में या ये कंप्लीट गोल होता है, या ये सिंगल होता है, या ये नीचे से ऊपर की तरफ गया होता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें ये ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है। यू कैन सी दिस थिंग। एंड जो लॉक है वो थंब ऑपरेटेड है,
अगर आप उंगली से करोगे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट अगर आप थंब से करते हो तो बहुत आराम से काम करता है। एंड इसको खोल के, दिस इज़ द डोर। तो मेरे पास यहाँ कुछ प्यारे प्यारे कंट्रोल्स है जो आप देख सकते हैं। यू हैव एन ऑटो अप डाउन ड्राइवर साइड विंडो। उसके अलावा जो बाकी 3 विंडोज हैं दे आर प्लेन एंड नॉर्मल। दिस इज फॉर लॉकिंग द विंडोज, ताकि बाकी लोग आपकी विंडो ना खोल पाएं। एंड अगर आप इसको लॉक करते हो तो आप भी दूसरी विंडो नहीं खोल पाते हो। सो दिस इज फॉर लॉक एंड अनलॉक। द कार इज लॉक्ड, द कार इज अनलॉक्ड, राइट। उसके आगे जो मैं देख सकता हूँ ORVM के मेरे पास कंट्रोल्स हैं। एंड ORVM जो इस गाड़ी के हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसके फॉल्ट है, तो ये ना कंप्लीटली बाहर तक जैसे नहीं जाता। इसको मैं करता हूँ राइट, एंड अगर मैं इसको बाहर भेजना चाहूँ तो आप देख पा रहे हैं ये ज़्यादा तरीके से काम नहीं करता। एंड जो लेफ्ट साइड वाला है वो भी ORVM थोड़ा सा घपलेबाजी करता है। मैं दोनों तरफ घुमा रहा हूँ पर वो दोनों तरफ नहीं जा रहा है। आई डोंट नो आपको ये चीज़ विजिबल थी कि नहीं थी, बट समहाउ ORVM फोल्डिंग मैकेनिज्म वर्क्स फाइन। अगर इसको दोबारा दबा के खोलने के लिए, नाइस। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली कार की एज के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देना शुरू कर गई हैं, बट अगेन रिमेंबर दिस इज़ अ 2006 वेरिएंट और अभी 21 चल रहा है। 15 साल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है एंड 15 साल इंडियन रोड के हिसाब से इस गाड़ी की एज हो चुकी है। तो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉल्ट में मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन देखते हैं आगे क्या और भी किसी इलेक्ट्रिक चीज़ के अंदर फॉल्ट है या बाकी सारी गाड़ी फ्लॉलेस है। इसके अलावा अगर आपको पैडल्स दिखाना चाहूँ तो दीज आर द पैडल्स ऑफ द कार। Look at this accelerator pedal guys, this is so much different from anything I have seen in past। जहां बाकी गाड़ियों के अंदर आपको ये क्लच एंड ब्रेक के जैसा एक्सेलरेटर पैडल मिलता है, इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छे तरह से एक्सेलरेटर को मास्क किया हुआ है एंड जो पैडल है उसको फ्लोर के साथ अटैच किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा फील मिलता है। Now let us talk about the AC vents। एंड AC vents गाड़ी के ना बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव सा डिज़ाइन कैरी करते हैं। यूजुअली मैं कहता हूँ मुझे सिमेट्रिकल डिज़ाइन गाड़ियों का बहुत ज़्यादा पसंद है और सबको अच्छा भी लगता है। सिमेट्री इज़ नेचुरल, सिमेट्री लुक्स ब्यूटीफुल। लेकिन इस कार के अंदर बैठते मैं थोड़ी सी चीटिंग करूंगा अपने कही हुई बातों से, क्योंकि इतना फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन है ना कि मेरे को इन चीज़ों में कोई आज खराबी नहीं लग रही है। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो जो ड्राइवर साइड के दोनों AC वेंट्स हैं यानी दिस वन एंड दिस वन, ये थोड़े बहुत एक जैसे हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम बट थोड़े बहुत एक जैसे लगते हैं देखने में। एंड जो पैसेंजर साइड के AC वेंट्स हैं वो थोड़े बहुत आपस में देखने में एक जैसे लगते हैं, यानी वो दोनों छोटे हैं AC वेंट्स, ये दोनों AC वेंट्स बड़े हैं। एक दूसरी बात, सिर्फ एक्सट्रीम एंड्स के AC वेंट ही ऑन एंड ऑफ होते हैं, यानी इनका फ्लो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो इस व्हील के द्वारा। अदरवाइज जो बीच वाले AC वेंट्स है इनका फ्लो कम्प्लीटली बंद नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको इन दोनों वेंट्स को बंद करना है तो आपको AC या फैन को कम्प्लीटली ऑफ करना पड़ेगा। These were the AC vents, they look quite nice, they are very slim and simple सा इसके ऊपर ग्रे एक्सेंट दिया हुआ है, तो कोई एडिशनल क्रोम एंड एवरीथिंग इट इज़ नॉट देयर। इनफैक्ट उस टाइम के ऊपर क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, जैसा आजकल आपको देखने को मिलेगा कि स्टीयरिंग के ऊपर भी हल्का सा क्रोम होता है, सारी नॉब्स के ऊपर क्रोम लगा होता है। इस गाड़ी में क्रोम का बहुत मिनिमल सा यूज़ है। बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की, तो सेंट्रल कंसोल अगेन सब्जेक्टिव टेस्ट है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिस हिसाब से इसका लेआउट है एंड देन ये ड्राइवर की तरफ किया हुआ है, इट लुक्स वेरी नाइस। अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर मुझे मिलता है 6 कॉम्पैक्ट डिस्क चेंजर। इफ़ यू कैन सी, ये 6 CD चेंजर है, यानी इसके ऊपर आप एक के ऊपर एक 6 CD डाल सकते हो। राइट नाउ इसके अंदर प्रॉबेबली 6 सीढ़ियाँ डली हुई हैं, आई एम नॉट सो श्योर कि हमेशा आता है या कब आता है, बट इसमें आई गेस 6 CDs अभी हैं, ये देखो दिखा रहा है आपको। एंड अगर मैं इसकी डिस्क को चेंज करना चाहूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्लस एंड माइनस, ऊपर वाले से डिस्क लगेगी और यहाँ से डिस्क मेरे को लगता है चेंज होगी, बट आई एम नॉट सो श्योर ये कैसे काम करेगा। तो मैं दबाता हूँ 6, आ गई एल्बम नेम 5, तो डिस्क 5 मेरी चल पड़ी है, इफ़ यू कैन सी इफ इट इज़ विजिबल। 4 दबाते हैं डिस्क 4 आ गई, 3 दबाते हैं डिस्क 3, 1 दबाते हैं डिस्क 1, 2 दबाते हैं डिस्क 2। तो मेरे ख्याल से अभी 5 डिस्क हैं इसके अंदर। जो 6th डिस्क है या तो बटन नहीं चलता है, वो सिलेक्ट नहीं होती, ओके चलता है, ठीक है, मे भी वो पूरा दबा ना हो। तो 6 सीढ़ियाँ भी हैं इस गाड़ी के अंदर। इट इज़ वेरी नाइस थिंग। मैंने ये चीज़ कभी नहीं चलाई और मैंने पहली बार ये ऑप्ट्रा मैग्नम में देखा था, तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक ऐसी गाड़ी लूँ जिसमें डिस्क चेंजर हो और 6 सीढ़ियाँ डलती हों, लेकिन जब तक मैंने अपनी दूसरी कार खरीदी तब तक ये कॉन्सेप्ट आना बंद हो गया। ऑलराइट, यू कैन सी द कंट्रोल्स, द लेआउट अपने आप के अंदर सिमेट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाउएवर जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो कॉन्टूर है ड्राइवर की तरफ। देयर आर स्मॉल क्रोम रिंग्स अराउंड द कंट्रोल्स एंड दे लुक वेरी नाइस। एंड जो छोटा सा कंट्रोल वाला पैनल है, यानी जहाँ जहाँ पर बटन्स हैं, इनके ऊपर एक ब्रश्ड एल्यूमिनियम जैसा टेक्सचर बना हुआ है। हाउएवर दिस इज ऑल प्लास्टिक,
राइट लेकिन यहाँ पर एक ब्रशिंग वाला टेक्सचर, एक पैटर्न बना हुआ है, अगर ये क्लियरली विजिबल होगा तो आई एम नॉट श्योर ये आपको दिखेगा। तो एलिमेंट्स की जो चॉइस है होंडा की बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेंटर में यू कैन सी द क्रोम सेपरेशंस या पार्टीशन, जो भी इसको बोलेंगे, ये सेपरेटर लगे हैं छोटे छोटे। इट लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी कूल। उसके अलावा यहाँ पर भी क्रोम स्विचेज है आपके पास। तो जो 3 सोर्सेज होते हैं उस ज़माने के मेजर, AM, FM एंड CD, उसको आप सिंपल बटन दबा के सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलर जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, इसमें ऑक्स वायर भी लगी हुई है जो इसके अंदर पड़ी है। तो ऑक्स एंड ब्लूटूथ का भी इन्होंने इंतजाम कर रखा है अपनी तरफ से। एंड अगर मैं नीचे AC कंट्रोल्स की बात करूँ तो दीज आर द AC कंट्रोल्स। आई विल जस्ट टर्न इट ऑन वंस, आई विल क्लिक ऑन द ऑटो and the AC starts working as fine. You have different modes for airflow. So now you have seen it all. Simple controls है AC के, there is not much fuss. जो basic auto AC के controls होते हैं सिर्फ वो चीज़ें हैं। And look at this thing. ये कितना प्यारा सा बटन बना हुआ है एक्रिलिक जैसा। इसके नीचे अगर मैं हूँ तो सेंटर कंसोल को ब्यूटीफुली कंटिन्यू किया गया है। एंड यहाँ पे आपके पास एक पावर आउटलेट है, तो आप कोई चार्जिंग वगैरह लगाना चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे लिखा है 120 वाट्स मैक्सिमम, तो इट इज़ प्रेटी पावरफुल। एंड अगर मैं गियर लीवर की बात करूँ, थोड़ा सा एज है ये गियर लीवर, इसके ऊपर थोड़ा सा वियर एंड टियर आ चुका है। तो ये अगर अच्छा मिल जाता तो बहुत अच्छी डील होती है, अदरवाइज सिर्फ गियर की वजह से कोई कार को इग्नोर नहीं करता। एंड इसके नीचे यू कैन सी यहाँ पर भी हमारे पास एक ब्रश्ड एल्यूमिनियम का पैटर्न बना हुआ है। हाउएवर दिस इज ऑल्सो प्लास्टिक। बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ किया है कंपनी ने। एंड गियर लीवर के साथ में हमारे पास हैंड ब्रेक, एंड हैंड ब्रेक की शेप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि चाहे इन्होंने कम जगह के ऊपर हैंड ब्रेक बनाई है, लेकिन हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग इतनी अच्छी है कि मैं इसको आराम से खींचता हूँ। दूसरी बात, ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। गियर के साथ में ही है एंड यूज़ करने में एर्गोनॉमिक्स एवरीथिंग दे आर वेरी नाइस। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वियर दिखेगा हैंड ब्रेक के कलर के ऊपर, बट देयर इज़ नॉट मच इशू और मच फज अबाउट इट। एंड उसके पीछे अगर मैं हूँ तो यहाँ पर मेरे पास है आर्मरेस्ट फॉर माई ओन कम्फर्ट। ये आर्मरेस्ट थोड़ा सा आगे स्लाइड भी किया जा सकता है अगर मैं प्यार से उसको पुश करूँ। नाउ जैसा मुझे ऑनर ने बताया और जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, दिस आर्मरेस्ट इज़ द वीक पॉइंट इन होंडा सिविक। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड जब ये थोड़ा आगे आ जाता है अपनी पोजीशन से, यानी जब इसके नीचे का सपोर्ट खत्म हो जाता है और इसके ऊपर कोई ज़्यादा ज़ोर से अगर एल्बो रख दे या हिला दे इसको, तो इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। तो दिस इज समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड कि जितने भी मूवेबल पार्ट आप किसी गाड़ी में देखते हो, आप हमेशा उन सारे पार्ट्स को हिला के देखें, सारे पार्ट्स को चेक करें कि क्या वो पार्ट्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर मैं कुछ और मूवेबल पार्ट्स की बात करूँ इस गाड़ी के अंदर, तो लेट अस टॉक अबाउट द स्पेस। एंड स्पेस के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा डैशबोर्ड के अंदर यहाँ थोड़ा सा मुझे स्पेस मिलता है फॉर टोल रिसीट्स, ऑब्लिक, कॉइन्स एंड एवरीथिंग। इसके अलावा ड्राइवर साइड पर मुझे डोर पॉकेट्स मिलती हैं। सबसे ऊपर मेरे पास एक हैंडल वाली जगह है जहाँ पर मैं कॉइन्स या एवरीथिंग छोटा मोटा सामान रख सकता हूँ। उसके नीचे मेरे पास बॉटल होल्डर्स हैं, लेकिन ये बॉटल होल्डर कोई प्रॉपर शेप में नहीं है। सामान बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन जो बॉटल्स है वो इनफ साइज़ वाली आएंगी। मेरे को डाउट है इसमें 1 लीटर की बोतल प्रॉपर्ली फिट होगी वर्टिकल पोजीशन में। प्लास्टिक की बोतल आप लेटा सकते हो, लेकिन जिनको कांच की बोतलें खड़काने की आदत है, शायद उनको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा बात करते हैं डैशबोर्ड के ऊपर स्टोरेज स्पेसेस की, तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन शेप इस तरह की है कि आप यहाँ छोटा मोटा सामान रख सकते हो। या जिन लोगों को आइडल्स वगैरह लगाने की आदत होती है, आप चाहो तो इन दोनों कोनों के ऊपर साइड्स पे आप आइडल लगा सकते हो कोई ना कोई। अदरवाइज कोई छोटी मोटी चीज़ अगर आप यहाँ रखते हो तो उसे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एंड इस जगह को मैं यहाँ पर कैमरा रख कर रिकॉर्डिंग भी कर चुका हूँ। द कार इज़ वेरी स्टेबल, द कार इज़ वेरी स्मूथ। इसके अलावा अगर आप सामने देखोगे तो इस तरफ भी थोड़ी सी आपको जगह मिलती है। इन्होंने शेप इस तरीके की बनाई हुई है कि अब यहाँ भी अगर कुछ रखोगे तो वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। तो ये थॉटफुल डिज़ाइन मैं कहूँगा, बट अगेन यहाँ इस जगह पर कोई क्या ही चीज़ रख सकता है। एंड अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो मेरे पास यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह अपना रख सकते हो, वाइल चार्जिंग या कोई छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। एंड आपको एक छोटा सा टच दिखा दो, ये मैट ना रिमूवेबल है जो अंदर होता है। ऐसा मैट आपको बहुत सी गाड़ियों में मिलेगा जिसके ऊपर हल्का सा फाइन पैटर्न बना होता है। एंड इस मैट के पीछे कंपनी ने होंडा लिख के भेजा है, दिस इज़ अ क्वालिटी टच। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी, देखना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है आपके लिए, बट मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। इसके ऊपर ना छोटे छोटे मैप्स बने हुए हैं ये ईयरली, जिसपे साइड्स पे लिखा हुआ है 05, 06, 07 एंड ऊपर महीने बने हुए हैं 1 से लेकर 12 तक। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है 08, 09 एंड 010। ये मैप्स बने हुए हैं 2005 से लेकर 2010 तक। यानी होंडा की तभी से प्लानिंग थी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इन 6 सालों तक तो बनेगा ही बनेगा। एंड उसके ऊपर जैसे ही उन्होंने मंथ दिए हुए हैं तो इन्होंने ईयर एंड मंथ के हिसाब से मार्किंग करी हुई है। एंड इस गाड़ी के अंदर 2006 के 6th मंथ के अंदर 6th एंड 7th के अंदर मार्किंग की हुई है। एंड ये गाड़ी 2006 की ही मैन्युफैक्चरिंग है, यानी ये पार्ट जिस साल में बना उसी साल में गाड़ी के अंदर यूज़ हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस टच।
एंड ऐसा आपको पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन यूजुअली अंदर के जो रिमूवेबल पार्ट्स हैं उनमें देखने को नहीं मिलती। उसके पीछे आई हैव अ हिडन स्टोरेज टाइप थिंग। ऊपर आपको बहुत अच्छा क्रोम का एक्सेंट मिलता है एंड आई जस्ट पुश इट। तो यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान अपना रख सकते हो। एंड यहाँ पर इनो स्पेस है, वॉलेट वगैरह इसके अंदर आ सकता है। उसके अलावा जो छोटे फ़ोन हैं वो इसमें आराम से आ जाएंगे। इसके ऊपर भी चीज़ें रखी जा सकती हैं क्योंकि ये काउंटूर यहाँ पर बना हुआ है, यानी एक बॉर्डर बना हुआ है, तो आपका सामान ऊपर से भी इजीली नीचे नहीं गिरेगा कंसिडरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार ऑन हाई स्पीड्स। अब बात करते हैं थोड़े पीछे स्टोरेज स्पेस की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है, छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हो। इसके अलावा एक बड़े स्पेस की बात करूँ तो लुक एट दिस थिंग गाइस, कप होल्डर्स के अंदर आपने इतना बड़ा लोगो कभी पहली बार देखा होगा। एंड अगर आप बोलो कप होल्डर कहाँ पे है, तो कप होल्डर शानदार टच। कोई बड़ी चीज़ आप रखना चाहते हो, कप होल्डर को साइड कर दो। अगर आप एक गिलास रखना चाहते हो तो अपना कप होल्डर खोलिए, पीछे जो मर्जी सामान रख सकते हो। उसके अलावा चाहो तो आप एक सिंगल ये वाला खोलो, अदरवाइज अगर आपने दोनों खोलने हैं। एक दूसरा अच्छा टच मुझे इस गाड़ी में क्या लगा कि ये जो भी मैकेनिज़्म है ना, ये सारा का सारा मैकेनिकल है, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। यानी मैकेनिकल चीज़ें यूजुअली इलेक्ट्रिकल के मुकाबले कम ख़राब होती हैं एंड आपको खर्चा भी कम करवाती हैं। तो कभी ये चीज़ आपकी ख़राब भी हो जाएगी तो सिर्फ स्प्रिंग चेंज करेंगे आप, ये चीज़ आपकी काम करना शुरू कर देगी। एंड जो लोगो आप देख रहे हो ये गाड़ी के पीछे से उतारा हुआ है, यहाँ लगा नहीं होता। तो आई जस्ट क्लोज इट। इसके अलावा बात करूँगा मैं आर्म रेस्ट के नीचे स्टोरेज की, तो प्रेटी बिग स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलती है। लाइक आप देखो मेरा हाथ ही ऑलमोस्ट अंदर चला गया है। ये हैरियर से कम भी 4 टाइम्स है स्टोरेज इस गाड़ी की आर्म रेस्ट के नीचे। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। हाउएवर यहाँ पर अगर कोई छोटा मोटा USB का पोर्ट या 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है, क्योंकि USB पोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा बाद में नॉर्मल होने शुरू हुए हैं, अगर एक 12 वोल्ट सॉकेट इसके अंदर मुझे मिलता तो वो थोड़ा अच्छा टच होता। अदरवाइज इट इज़ ओके। सो लेट जस्ट क्लोज इट। नाइस। अब बात करते हैं ग्लव बॉक्स की। गाड़ी का ग्लव बॉक्स मुझे एक ऐसा पॉइंट लगा जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि बूम ख़त्म। ग्लव बॉक्स गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा छोटा है। दूसरी चीज़, ये बहुत हैवी सा है, तो ये ना गिरता है एकदम से आपके ऊपर। यहाँ पर अगर वो एक सॉफ्ट डैम्पर निशान दे देते तो गाड़ी की प्रीमियमनेस और ज़्यादा वर्थ हो जाती है। बट चलिए 2006 की गाड़ी है, लेट अस नॉट कंपेयर इट विद 2010 अबव कार्स। एंड जो स्पेस है ग्लव बॉक्स का वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत प्रीमियम नहीं है। तो जितनी स्पेस आपको अंदर एज अ पर्सन मिलती है, शायद उतनी स्पेस आपको बाकी चीज़ों के लिए नहीं मिलती। और लेट अस टॉक अबाउट द सीट्स। एंड सीट्स ऑफ द कार आर वेरी मच सब्जेक्टिव। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, कुछ लोगों को शायद बिल्कुल भी पसंद ना आए, बट चलो इतनी ख़राब भी नहीं है। लेट मी टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स फर्स्ट। थाई सपोर्ट गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा बोल्स्टरिंग सीट की बहुत ज़्यादा नाइस है, तो सीट आपको अपनी जगह पे पकड़ के रखती है। देन लंबर सपोर्ट सीट की बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, तो ऐसे केस के अंदर आपके स्पाइन को ये सीट सीधा रखती है, आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जो इशू मुझे छोटा सा लगा, आई फील कि सीट्स ऑफ दिस कार आर पर्टिकुलरली हार्ड। थोड़ी सी ये गाड़ी की सीट ज़्यादा हार्ड है, आई मीन कुछ ज़्यादा ही सॉलिड है ये सीट्स। अब गाड़ी की जो एज है, जैसा आपको मैंने बताया, इट इज़ 65,000 किलोमीटर्स ओनली। एंड 65,000 किलोमीटर्स के अंदर सीट्स इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए या उनकी कुशनिंग ख़त्म हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। एंड अगर मैं इसको दबा रहा हूँ ना तो ये दब भी रही है, बट ये थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है। तो आई जस्ट फील मे बी या तो ये जो कवर है ऊपर का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या अगर सीट थोड़ी सी हार्ड भी है तो मुझे लगता है वो एक आफ्टर मार्केट कवर लगा के ठीक हो जाएगा एंड गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। बट अगर आप कोई भी सिविक चुन रहे हो तो उसकी सीट ज़रूर ट्राई करो। अगर आप देखोगे उसको दबा रहा हूँ ये तब भी ज़्यादा अंदर नहीं जा रही, तो डू लेट मी नो अगर आपके पास सिविक है कि क्या ये सीट बहुत ज़्यादा हार्ड है या क्या सारी सिविक की सीट्स ऐसी ही होती हैं। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रूफ लाइनर। तो रूफ लाइनर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट पुरानी गाड़ियों के अंदर ना ये चीज़ें बहुत सॉलिड होती थी, अब तो होंडा सिटी में कंपनी ने रूफ लाइनर बहुत बेकार कर दिया है, बट पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड होंडा सिटी जो राइट नाउ आती है उससे पिछले 2 जनरेशन का रूफ लाइनर बहुत ही घटिया था। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल वो गाड़ी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड जो चीज़ मैंने बहुत रेयर देखी है, मैं अगर आपको बताऊँ, ये जो मटेरियल इट इज़ फैब्रिक। आई डो नॉट नो ये विजिबल है नहीं विजिबल, ये फैब्रिक है। नुकसान यही है कि ये थोड़ा गंदा हो जाता है तो इसको आपको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, लेकिन इट इज़ वेरी सॉफ्ट। मतलब अंदर हार्ड वाला मटेरियल भी है इसके, लेकिन वैसे बाहर से पकड़ने में इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट लुक्स वेरी नाइस। अगर इसको खोलें तो यहाँ पर आपके पास है मिरर, लेकिन देयर आर नो लाइट्स। उसके बाद जो सेंटर में लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं।
हमेशा मैं बताता हूँ कि बटन्स वाली लाइट मुझे पसंद आती है, यानी लाइट के अंदर ही बटन लगा हुआ हो और अलग से कोई स्विच ना दिया जाए। आई जस्ट लव दिस थिंग। एंड मिरर आपके पास एडजस्टेबल है लेकिन इट इज़ मैनुअल, तो उस टाइम पर ORVM इलेक्ट्रिक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं थे। एंड सेम आपको पैसेंजर साइड पर भी एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। सो डेट वाज ऑल अबाउट द फ्रंट। एंड अगर मैं एक बार आपको दोबारा ब्यौरा देना चाहूँ इस डैशबोर्ड का, इट लुक्स वेरी कूल, इट लुक्स वेरी नाइस। आपके पास 3 ब्लू स्क्रीन है, ये रात को बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लो करती हैं। ये सारे स्विचेस आपको इल्यूमिनेट करते हैं प्यारे प्यारे। देन जो ड्राइवर के अराउंड एक डिज़ाइन बनाया गया है, ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ी बनाई गई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है चलाने में। एंड जब आप इसके ऊपर बैठते हो, आप इसको पुश करते हो, इट लिटरली फील्स वेरी नाइस। सब कुछ आपके लिए बनाया गया है। एंड इस सीट को मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन इस रिव्यू को ख़त्म करने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड द बैक सीट। एंड फ्रंट सीट के जैसे पिछले सीट्स के भी इनग्रेस एंड डोर के ओपनिंग एंगल की बात करते हैं, तो ओपनिंग एंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों को बैठने में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज अगेन सिमिलर स्टोरी, कार की हाइट बहुत ज़्यादा कम है। एंड बहुत ही ज़बरदस्त थड इस गाड़ी के अंदर मुझे आता है। बहुत अच्छी फीलिंग है। अगर मैं पहला वर्ड आपको बताना चाहूँ इसका, यहाँ पर बैठ के मैं मतलब लिटरली इसमें है बात प्रीमियम जो सेडान वाली बात है। मुझे यूजुअली लगता है कि सिटी या सियाज के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, एंड है भी डेफिनेटली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाड़ी में स्पेस की कोई कमी है या इस कार के अंदर आपको डबल स्पेस मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फीलिंग डेफिनेटली बेटर है, बिकॉज जो सीट्स की क्वालिटी है, जहाँ पैर रखने की जगह है, जो मैं आगे का व्यू देख रहा हूँ डैशबोर्ड का, बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एहसास है। एंड अगर वो प्रीमियम आपको मेरे साथ एहसास लेना है तो इन 3, 2 and 1 लुक एट द स्पेस गाइस, लुक एट द स्पेस। एंड दोनों सीट्स ही मेरी पोजीशन के हिसाब से हैं। ये चीज़ मैंने कंफर्टेबल ड्राइविंग पर रखी है, एंड उसको मैंने इतना आगे किया हुआ है कि मैं सारा दिन भी बैठ रहा हूँ तो भी मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। द कार इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। एंड उसके बाद भी जो पिछली सीट्स हैं उसके ऊपर आप स्पेस देख सकते हो। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लेग रूम, इनफ लेग रूम आयल से। जो सीट है ड्राइवर साइड की काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो मेरे पैरों पे फ़िलहाल ये टच हो रही है, बट ऐसे कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, बिकॉज अगर आप देख सकते हो ध्यान से, मैं उसको ऊपर की तरफ पुश कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट समथिंग हार्ड, कोई लोहे की नीचे रेल वगैरह नहीं है जो मुझे चुभेगी। तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस कार। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस गाड़ी के अंदर बैठते ही, जो मुझे दिक्कत लगी, वो है ये शेप। जो आउटर शेल है उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, ये प्लास्टिक की सीट्स हैं। मतलब सारी गाड़ियों में ऐसे ही होता है, लेकिन डिज़ाइन के लिए इन्होंने इसको ऐसे छोड़ा हुआ है। इट लुक्स वेरी नाइस, ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है। लेकिन अगर कभी सीट बहुत ज़्यादा पीछे हो तो ये आपकी टांग पर लग सकता है, एंड जब ये ऐसा कोई सॉलिड प्लास्टिक घुटने पर लगता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जो मुझे एक बार इस गाड़ी के अंदर हो चुकी है। तो अगर आप इस गाड़ी में बैठ रहे हो, मेक श्योर सीट आगे की तरफ है। अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हो तो मेक श्योर आपने सीट बहुत ज़्यादा पीछे नहीं कर रखी, ताकि आपके साथ वालों को दिक्कत ज़्यादा ना आए। बात करते हैं बेंच की, तो बेंच ऑलमोस्ट फ्लैट है, हल्का सा हम्प है, बट वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बंदे 3 आराम से बैठ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वाइड गाड़ी है ये। एंड पिछली सीट आगे के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे लग रहा है कि जो अगली सीट है, जो भी दोनों सीट्स हैं, इनमें कुछ छोटा मोटा इशू है, जिसकी वजह से इनकी कुशनिंग थोड़ी सी बैठ रखी है। लेकिन पिछली सीट्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इनकी भी बोस्टिंग अच्छी है। अगर 3 लोग बैठना चाहे तो ईजिली बैठ सकते हैं, बिकॉज कोई हम्प नहीं है गाड़ी के अंदर, तो 3 लोगों के लिए पैरों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सेंटर के ऊपर आपको तीसरे बंदे के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता। तो दिस इज़ वन थिंग जहाँ पर कुछ लोगों को इशू आ सकता है, पर मुझे नहीं लगता है इस गाड़ी के बायर्स को आज की डेट में इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं आर्मरेस्ट आपको दिखाना चाहूँ तो आर्मरेस्ट ऑफ द कार इज़ वेरी नाइस। थोड़ी सी अब शेप गाड़ी की क्योंकि यहाँ पर बिगड़ चुकी है, बट स्टिल ये सिर्फ खुलने और बंद करने में आवाज़ करता है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अंदर का प्लास्टिक या जो लेदर सरफेस होता है जब वो रब करता है तब ऐसी आवाज़ आती है। एंड दिस इज़ द आर्मरेस्ट, इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी मच कंफर्टेबल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट एंड इट सेज पुश। तो जब मैं इसको पुश करता हूँ तो यू कैन सी देयर आर द कंट्रोल्स, एंड दीज आर द कंट्रोल्स फॉर दैट इंफोटेनमेंट सिस्टम। यानी यहाँ बैठकर आप इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो बाय दिस मोड, वॉल्यूम एंड द चैनल। यानी यहाँ से आप कुछ चेंज करना चाहो, एंड यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन, एंड देन दिस इज द मोड। इसका ड्रॉबैक क्या है, आपके पास एक सिंगल कप होल्डर है, एंड मुझे नहीं लगता इसको निकाला जा सकता है। इट इज़ फिक्स्ड, तो इट इज़ अ नाइस टच, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको 2 कप होल्डर चाहिए थे वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। उसके अलावा डोर पॉकेट्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती है। छोटी बॉटल्स आ सकती हैं, बड़ी बॉटल्स के लिए मुझे डाउट है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगी, बट आई डू नॉट थिंक कि बहुत कन्वीनियंटली यहाँ पर बड़ी बॉटल्स फिट होंगी। तो डैट वाज ऑल द क्रीचर कंफर्ट एट बैक।
अगर मैं सीट पॉकेट्स की बात करूँ तो दे आर इनफ मैगजीन होल्डर्स, आपको इनफ जगह मिल जाती है, छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हो। एंड अगर बात करूँ मैं हेडरूम की, तो लेट मी जस्ट सिट कंफर्टेबली फर्स्ट, जहाँ पर मैं सारा दिन बैठ के गाड़ी में ट्रैवल कर सकता हूँ। आई गेस नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल। यू कैन सी मैं कोई बहुत ज़्यादा लेट के भी नहीं बैठा हुआ और मैं बहुत ज़्यादा सीधा भी नहीं बैठा हुआ। एंड अभी थोड़ा सा हेडरूम मेरे पास बचा हुआ है। आंटी ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं इंसान की मैंने किडनी मांग ली हो। तो थोड़ा सा हेडरूम अभी यहाँ पे बचा हुआ है, मैं यहाँ पे बहुत आराम से कन्वीनियंटली सफ़र कर सकता हूँ। गाड़ी का सस्पेंशन स्टिफ है, तो छोटे मोटे बम्प्स होते हैं वो पीछे फील नहीं होते। तो अब बात करते हैं किन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर तो आप फ्रेंड ऑफ 5 पीपल हो या आपकी फैमिली है 5 लोग है उसके अंदर, आपको इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक पॉइंट है जहाँ आपको छोटी सी दिक्कत आ सकती है, अगर आपकी फैमिली के अंदर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, जैसे मतलब कि चाचा भी हैं, पिताजी भी हैं, मम्मी जी भी हैं, चाची जी भी हैं, ऐसे लोग ज़्यादा हैं और वो गाड़ी में बार बार आपके साथ सफ़र करते हैं, तो ऐसे केस में कह सकते हैं वो कि गाड़ी में ना उठना बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी गाड़ी दिक्कत करती है हमको, ये चीज़ हो सकती है। बट अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता इस गाड़ी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस करी है, इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है, मेरे को लगता है कभी यूज़ ही नहीं किया गया है, शायद इसलिए ये ऐसा हो रखा है। दूसरी तरफ भी सेम चीज़ है, तो आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स भी मिल जाती हैं। इसके अलावा यस द लाइट्स, मैं भूल रहा था ये चीज़, लाइट दोनों तरफ एंड देन सेंटर में, तो ओवरऑल जो इल्यूमिनेशन है गाड़ी के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो दैट वाज ऑल द क्रीचर कंफर्ट। पीछे की अगर आप ट्रे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ना 2 हुक लगे हुए हैं साइड पर दोनों, तो मेरे को लगता है यहाँ पर पीछे कोई रियर कर्टन था जो फिलहाल मुझे इस गाड़ी में से मिसिंग लग रहा है। आई एम नॉट सो श्योर कि वो इस मॉडल में नहीं होता या इस गाड़ी पर्टिकुलर कार में नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। बट ओवरऑल जो फीलिंग है वो गाड़ी की बहुत ज़्यादा रूमी है। एंड अब मुझे बार बार ये सीट बुला रही है अपनी तरफ। लेट्स गो बैक टू द ड्राइवर सीट। सो नाउ इट इज़ टाइम टू ड्राइव द कार। एंड सबसे पहले सीट बेल्ट, बिकॉज ये गाड़ी बिना सीट बेल्ट के आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराती रहेगी कि आपकी सीट बेल्ट लगी हुई नहीं है। जैसे कुछ गाड़ियों के अंदर होता है 1 या 3 मिनट के बाद इंडिकेशन हट जाता है, इस गाड़ी के अंदर रिमाइंडर आपको कांस्टेंट आता रहेगा। तो एक सिंगल क्रैंक पर बहुत प्यारे तरीके से गाड़ी स्टार्ट है। एंड ओवरऑल जो लुक है मेरे सामने इस समय डैश की, इट इज़ वेरी नाइस। स्पीड मेरे से थोड़ी सी दूर है और इन आरपीएम मीटर मेरे सामने है, तो इट लुक्स वेरी कूल। एंड लेट्स स्टार्ट मूविंग। अच्छा, फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करी इस गाड़ी को चलाते हुए, यूजुअली जैसे मैं डीजल गाड़ियाँ चलाता हूँ, लोगों को पता होगा बहुत से कि मेरे पास एक इंडिका और एक हैरियर है, तो डीजल गाड़ियाँ यूजुअली ना टॉर्क के लिए फेमस रहती हैं और उनमें क्या होता है अगर आप एक्सीलरेटर ना भी दो तो गाड़ी अपने आप से निकल पड़ती है। लेकिन ये गाड़ी मैंने कल रात को भी चलाई, देन अभी भी सुबह चलाई, तो 1-2 बार गाड़ी मेरे से हल्का सा झटके से बंद हुई। तो आई एम सो मच हैबिचुअल ऑफ डीजल कार्स कि पेट्रोल गाड़ी में मैंने एकदम से ट्रांजिशन किया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर चलाने के बाद नाउ आई फील कि थोड़ा थोड़ा मैं इस गाड़ी के हिसाब से कस्टम होता जा रहा हूँ। एंड जब आप इस गाड़ी में पहली बार बैठ के एक्सेलरेट करते हो, द कार फील्स वेरी नाइस, इट फील्स लाइक इट इज ग्लाइडिंग ओवर एवरीथिंग। एंड गाड़ी की राइड हाइट इतनी कम है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं सड़क के ऊपर एक स्टूल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। दिस कार इज़ सो लो। मैंने जो ऐसी लास्ट कार का रिव्यू किया था, मेरे को जो ध्यान आ रहा है फ़िलहाल वो थी ऑक्टाविया। एंड ऑक्टाविया की हाइट मुझे लगता है इससे शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बाकी थोड़ा बहुत सीटिंग का फ़र्क होता है। तो एग्जैक्टली मैं नंबर्स में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, अगर नंबर गलत हो तो चाहे प्यारे तरीके से बता देना, गालियाँ वालियाँ मत देना। बट अदरवाइज़ गाड़ी की राइड हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा गाड़ी ज़मीन पे चिपक के चलती है। अभी अगर आप इस कैमरे में देखोगे गोप्रो में, तो मेरे आगे 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक है लैंसर और एक उससे आगे जा रही है मेरे पास, इट इज़ प्रॉबेबली रैपिड। तो ये गाड़ी उन दोनों से नीचे है, मुझे जो पता चल रहा है फ़िलहाल इसको देखकर। ये रैपिड है या लॉरा है? रैपिड ही है, ठीक है। तो गाड़ियाँ, ये गाड़ी इन दोनों गाड़ियों से नीचे है। मुझे यहाँ से ड्राइवर को देख के पता चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा नीचे हूँ इन गाड़ियों से, तो आपको फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। उसका रीज़न ये भी है कि सिविक को सिटी से ऊपर पोजीशन किया जाता है, तो थोड़ी सी स्पोर्टीनेस है इस गाड़ी के अंदर, एक स्पोर्ट्स सेडान वाली फीलिंग है, तो उस वजह से आपको चलाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात कर लेते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्यूइंग एंगल्स की। तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस कार।
अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा कि मैं अभी इंडिका चला कर आया हूँ और मैं एकदम से सिविक के अंदर बैठ गया हूँ, भाई सिविक में तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसके साइज़ की कारों से, जैसे अगर मैं सिटी चलाता हूँ, ऑक्टाविया या लॉरा चलाता हूँ, तो उसके हिसाब से व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली मैनेजेबल। हाउएवर आपको यहाँ से बोनेट वगैरह बिल्कुल नहीं दिखेगा, द कार इज़ सो लो। एंड सिमिलरली जो पीछे का बूट है उसमें कुछ नए लोगों को स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, बिकॉज कार की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप शीशों से देखकर प्रॉपर्ली बैक करोगे तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। एक चीज़ जो मुझे इस कार के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ लगी, जहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अभी भी, कि जो शीशे हैं गाड़ी के, जैसा मैंने आपको इंटीरियर पार्ट के अंदर बताया था, शीशे गाड़ी के थोड़े से मुझे अटपटे से लग रहे हैं। नाउ इट कुड बी बिकॉज कि मैं काफ़ी टाइम के बाद कोई सेडान चला रहा हूँ, बट मुझे फीलिंग आ रही है कि शीशे गाड़ी के थोड़े ज़्यादा छोटे हैं। तो दिस इज़ वन थिंग जहाँ पर मुझे लगता है कि लाइक मे बी, देखो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बिकॉज सिविक इज़ वन ऑफ दोज कार्स जो बहुत ज़्यादा आजकल देखने को आपको नहीं मिलती है। गाड़ी बहुत ज़्यादा पहले डिसकंटिन्यू हो गई थी, ये वाला मॉडल, राइट, एंड नया मॉडल डेफिनेटली इंप्रूव्ड है। तो इस कार के अंदर मुझे शीशों का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। एक दूसरी चीज़ जो मुझे लगी इस गाड़ी के अंदर, ना ये कुछ लोगों को अफेक्ट करेगी, कुछ लोगों को अफेक्ट नहीं करेगी, डिपेंड करता है उन्होंने पहले कौन सी गाड़ियाँ चलाई है। जो ए पिलर है गाड़ी का, उसके साथ में आपको क्वार्टर पैनल विंडो मिलती है। क्वार्टर पैनल विंडो कोई बहुत ज़्यादा काम आपके नहीं आने वाली। एंड जहाँ तक बात है ए पिलर की, ए पिलर का जो साइज़ है, जो उसकी विड्थ है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा मोटा सा ए पिलर है, जैसा लोग यूजुअली टाटा की गाड़ियों में गलतियाँ निकालते हैं कि भाई इतना ए पिलर इतना मोटा क्यों दिया हुआ है। तो उस वजह से ए पिलर के पीछे छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट बन सकता है एंड कुछ लोगों को कभी दिक्कत आ सकती है, बट मेरे को एज सच कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं लग रहा। एंड जो क्वार्टर पैनल विंडो है वो देखने में बड़ी कूल लगती है, पर वो कितना पर्पस सर्व करेगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिनेरियो। तो व्यूइंग एंगल्स मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्लस जो रेयर व्यू मिरर है, इट इज़ एडिक्वेटली लार्ज एंड मुझे इसको एडजस्ट करने पर ऑलमोस्ट पूरी रियर विंडशील्ड एक बार में दिख जाती है, अगर मैं उसमें से अपनी शक्ल निकाल दूं तो। एंड पिछली गाड़ी के हेडरेस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए, अगर आप उनको नीचे रखोगे तो। अगर आप उनको मैक्सिमम हाइट पे ऊपर भी कर देते हैं तो भी आपको ऐसे कोई इशू नहीं आएगा, जैसा कुछ गाड़ी में मैंने देखा है। फॉर एग्जाम्पल बलिनो, नाउ डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, बस एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि बलिनो के जो हेडरेस्ट हैं पिछली सीट के, अगर आप उनको खड़ा कर देते हो तो आपको वो शीशे के बीच में आपको दिखाई देते हैं और थोड़ा सा आपका व्यू खराब करते हैं। इस गाड़ी में आपको वो इशू नहीं आएगा। नाउ थोड़ी मैं देख रहा हूँ शीशे पर फॉग आनी शुरू हो गई है, तो एक बार गाड़ी का एसी चलाते हैं ऑटो पे ही, राइट। तो अभी 2000 आरपीएम पे तो मुझे ऐसा एसी फील नहीं हुआ, लेकिन जब कभी गाड़ी आप इसको आइडल पे एसी ऑन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इट इज़ अ पेट्रोल कार। अ रिमाइंडर, अ सॉफ्ट एंड जेंटल रिमाइंडर ऑफ ऑल द पेट्रोल कार्स कि जब आप एसी ऑन करते हो आपको हल्का सा उसमें आरपीएम को हल्का सा हिट पड़ता है। तो बात करते हैं उन चीज़ों की जहाँ पर मैं सबसे पहले गाड़ी को फील कर रहा हूँ, यानी मैं जहाँ बैठा हूँ, सीट कैसी है एंड स्टीयरिंग एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ हाईलाइट करूँगा, जो मुझे बैठते ही फील हो रही है इस गाड़ी के अंदर, सीट गाड़ी की थोड़ी सी स्टिफ है, जैसे मैंने आपको इंटीरियर टाइम पर बताया था, एंड वो ड्राइविंग के टाइम पर आपको फील भी होता है। गाड़ी थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एकदम अटेंटिव सा रख रही है। मैं ये नहीं कहूँगा ये अनकंफर्टेबल है, इट इज़ क्वाइट नाइस। आपको एक ना लंबर सपोर्ट बहुत ज़्यादा सॉलिड मिलती है इस गाड़ी के अंदर। तो अगर आप लंबर सपोर्ट के फ़ैन हो, आपको बहुत मज़ा आएगा इस गाड़ी के अंदर। आपकी कमर एकदम गोल नहीं हो जाएगी। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, खासकर अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पर रेगुलर जाते हो तो इस गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट इस चीज़ के लिए मिलेगा। बट अगेन जो लोग चाहते हैं उनको छोटी ड्राइव्स पर जाना है, बहुत ही छोटी, शहर के अंदर ही घूमना है, सीट चाहिए बहुत ज़्यादा कुशनिंग वाली, उनको मैं कहूँगा आप इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट सीट कवर्स का यूज़ कर सकते हो। होंडा ने इसको थोड़ी सी स्टिफ सीट्स दी हैं ताकि एक स्पोर्टी कैरेक्टर गाड़ी का बना रहे। नाउ कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार इज़ वेरी मच एंगेजिंग सॉर्ट ऑफ। ये फ्लैट बॉटम नहीं है, इस पर कोई कंट्रोल्स नहीं है, लेकिन जो शेप है स्टीयरिंग व्हील की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड आपको इसको पकड़ के लगेगा जैसे गाड़ी आपको ना खुद से ही बुला रही है इसको पुश करने के लिए। सिमिलर सी चीज़ जब मैंने पहली बार 2014 की होंडा सिटी चलाई थी, मुझे उसमें फील आई थी। एंड आई पर्सनली फील कि होंडा अपनी गाड़ियों के अंदर ड्राइविंग प्लेजर का पूरा ध्यान रखता है। आपको स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के थोड़ा सा, या जहाँ पर गियर की पोजीशनिंग है, गियर नॉब की, गियर लीवर की, आपको फीलिंग आती है कि गाड़ी आपको ना पुश करने के लिए एंगेज कर रही है। एंड जब आप इस गाड़ी को पुश करते हो, आपका जो ओवरऑल ड्राइविंग पोस्चर है बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द गियर लीवर, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज इसके थ्रोज हैं। एंड कोई भी बंदा है जिसको फर्स्ट टाइम चला रहा है, उसको किसी भी तरह का इशू इस गाड़ी के अंदर नहीं आने वाला है। कंसीडरिंग द एज ऑफ दिस कार, दिस इज़ अ 2006 वेरिएंट, एंड ऐसे के बावजूद 65,000 किलोमीटर्स के बावजूद गाड़ी का गियरबॉक्स बहुत ज़्यादा शानदार है। आपको नॉची थ्रोज मिलते हैं, गियरबॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। देन जो फ्लूइडिटी है,
इट इज़ समवेयर बिटवीन Hyundai एंड मारुति गेयर बॉक्सेस। मैं मारुति को इससे कंपेयर कर रहा हूँ। मारुति की इतनी महंगी गाड़ी तो नहीं आती, लेकिन गेयर बॉक्सेस के अंदर मुझे मारुति वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लगती है जो बहुत अच्छे गेयर बॉक्स बनाता है। एंड जहाँ तक बात है Hyundai की, तो Hyundai के गेयर बॉक्सेस हर तरफ फेमस है कि Hyundai बहुत ही फ्लूइड गेयर बॉक्स बनाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे। एंड इट इज़ समवेयर इन बिटवीन। अब होंडा है, ख़राब तो होगा नहीं जर्मन गाड़ियों के जैसा। चलो कमिंग बैक टू पॉइंट, जो पेडल्स हैं, पेडल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस। एंड जो मैंने आपको इंटीरियर में बताया था, इसका जो एक्सेलरेटर पेडल है जो बाकी गाड़ियों के अंदर ऊपर से नीचे आता है, इसके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ है। तो आप इसको इस तरह से प्रेस करते हो एंड इट फील्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कार आई हैव ड्रिवन टिल नाउ। लेकिन उस चीज़ का मज़ा भी आता है। गाड़ी आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे फील कराती है कि इसको पुश करने के लिए ही बनाया गया है। एंड जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ, इसको दबाने के लिए मतलब इट फील्स वेरी नेचुरल कि अगर मैं गाड़ी को पुश कर रहा हूँ तो। इस गाड़ी का एक्सेलरेटर ऐसे लगता है जैसे उन्होंने यही सोच के बनाया था कि लोगों ने इसको तेज़ ही चलाना है, लोगों ने इसको हर तरफ खींचना ही है। और खींचेगा भी बंदा क्यों नहीं अगर गाड़ी का वीटेक इंजन इतना शानदार होगा तो। सो ओवरऑल एवरीथिंग फील्स नाइस। प्लस आपको तीनों पैडल्स के साथ में एक डेड पैडल भी मिल जाता है जो यूजुअली आपको ऑटोमेटिक कार्स के अंदर मिलता है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी नाइस टच। एंड अभी जैसे मैं चला रहा हूँ ना, इस गाड़ी का डेड पैडल की पोजीशनिंग हैरियर के डेड पैडल की पोजीशनिंग से अच्छी है। हैरियर का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर मैं प्राइसिंग के हिसाब से बात करूं तो किसी टाइम पर ये गाड़ी भी महंगी होती थी। सिविक आज की रेट में भी 25-30 लाख के सेगमेंट में आ जाती है। एंड हैरियर भी अप्रॉक्सीमेटली अब 24-25 को टच कर जाती है जो कुछ शहरों के अंदर टॉप मॉडल्स में। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी 2006 की बनी हुई है और आज भी ये गाड़ी मुझे लग रहा है कि कुछ गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बात करते हैं सस्पेंशन, राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग की। तो सस्पेंशन ऑफ द कार इज़ क्वाइट स्टिफ, जो मुझे फिलहाल फील हो रहा है। नाउ दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ होंडा सिविक एंड दिस इज़ अ प्री ओन्ड होंडा सिविक जो 2006 का वेरिएंट है। तो मैं एक्जैक्टली आपको एक कंपनी लेवल का स्टेटमेंट इस गाड़ी के ऊपर नहीं दे पाऊंगा, बट जो फिलहाल मेरे हाथ में गाड़ी है, सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, जिसकी वजह से राइड क्वालिटी स्टिफ सस्पेंशन के अंदर, हाईवे के ऊपर या स्ट्रेट लाइन के अंदर या इवन कॉर्नरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चीज़, क्योंकि गाड़ी की राइड हाइट बहुत कम है, गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, उसकी वजह से सस्पेंशन के पास ना मूवमेंट के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं होती ऐसी गाड़ियों के अंदर। तो इनका नेगेटिव क्या होता है कि आपको छोटे छोटे बम्प्स के अंदर गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बम्प आपको बहुत बुरे फील होने वाले हैं। इट इज़ अ फैक्ट फॉर अ कार दिस साइज या फॉर अ कार दिस क्लास। बट इसका पॉजिटिव ये है, जैसे ही मैं इसको हाईवे के ऊपर पुश करता हूँ, गाड़ी की रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी है एंड इट इज़ वेरी मच इन लाइन विद इट्स जर्मन राइवल्स। लॉरा या सुपर्ब की कैटेगरी में इस गाड़ी की स्टेबिलिटी आ जाती है। द कार इज़ सो गुड एंड सो वेल इंजीनियर्ड। बट अगेन, अगर आपको ये गाड़ी सिर्फ गाँव वगैरह एरिया में चलानी है या ऐसी जगह पे चलाने के लिए ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का इशू आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम डैट मेरे को नहीं लगता है इसके सस्पेंशन या हैंडलिंग में किसी तरह का इशू है। अगर मैं हैंडलिंग की बात ही करूं तो हैंडलिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, फीडबैक गाड़ी का बहुत अच्छा है। एंड अभी मैं क्विक लेन चेंज करूंगा एंड प्लीज़ ऐसा करने से पहले अपने आजू बाजू देख लें। मेरे फिलहाल पीछे कोई नहीं है जिसको मेरे को देखकर ब्रेक मारनी पड़े। सो इट इज़ वेरी मच प्रेडिक्टेबल। एंड एक बार इस इनोवा से आगे निकल के लाइक 90 या 100 की स्पीड के ऊपर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है। एंड क्योंकि सेडान है तो बॉडी रोल जैसा आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला इस गाड़ी के अंदर, जो आपको हैचबैक या बड़ी गाड़ी के अंदर लगता है। एंड दिस थिंग इज़ वेरी नाइस। अगर आपको हाई स्पीड पर जाना है और आपको लंबे टूर्स करने हैं तो सेडान का एक अपना मज़ा होता है। आज की डेट में बहुत से लोग ना एसयूवीज़ के ऊपर स्विच करते जा रहे हैं। नो डाउट एसयूवीज़ आर ईजी टू मैन्यूवर। अगर आप उसका देखो हाइट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा होती है तो आपको ना बड़ी गाड़ी भी ईजीली चल जाती है। जब मैं इसके अंदर बैठा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इस गाड़ी को आगे पीछे करना हल्का सा मुश्किल है कंपेयर टू एसयूवीज़। लेकिन हाई स्पीड के ऊपर जो इसकी स्टेबिलिटी है, मुझे 100 की स्पीड पर या 120 पर भी अगर कट करना हो तो मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है एंड आई कैन जस्ट फ्लिक इट। इट इज़ सो मच ईजी। अदरवाइज बड़ी गाड़ियों के अंदर मुझे हल्का सा ध्यान रखना पड़ता है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगेन इस चीज़ को अपने घरों में रिपीट ना करें, खाली सड़कों पर भी चाहे रिपीट ना करें, क्योंकि भाई जिम्मेवारी फिर तुम्हारी है। ये नहीं कह देना बाद में सरदार का वीडियो देखा था वो तो कर रहा था, हमने किया हमारा तो पलट गया। ठीक है भाई, लोग बाद में कहते हैं कि गाड़ी कैसे पलट गई तुम्हारी। चलो कमिंग टू द इंजन। अब इतनी अच्छी हैंडलिंग है और इतनी अच्छी अगर डायनामिक्स है गाड़ी के, तो एक इंजन भी गाड़ी के अंदर ऐसा होना चाहिए जो उसको सूट करे एंड आपको गाड़ी चलाने का मज़ा है। तो इस गाड़ी के अंदर फेमस 1800 सीसी का वीटेक इंजन है जो प्रोड्यूस करता है नियर अबाउट 130 bhp एंड सम 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड वो पावर आपको इंस्टेंटली फील होती है आप जिस भी गियर के ऊपर इसको पुश करना शुरू करते हो, बिकॉज नंबर 1 इट इज़ अ पेट्रोल इंजन एंड नंबर 2
तकरीबन 3500 आरपीएम के आसपास जाके आपको वीटेक शुरू होता है। और आपको अगर आप रेगुलर इस गाड़ी को पुश करो तो आपको पता चल जाएगा जब वीटेक किक इन करता है गाड़ी दोबारा से उठना शुरू होती है। तो हम एक प्यारा सा 0 to 100 करते हैं अपनी फेमस जगह पर। 2 hours later. सो नाउ इट इज टाइम फॉर 0 to 100। एसी को कर देते हैं ऑफ एंड गाड़ी को करते हैं स्लाइटली रेव। So the car feels quite fast and 0 to 100 comes at approx 9 to 10 seconds। बाकी जो भी फिगर होगा वो मैंने अभी लिख दिया होगा इसके नीचे। तो मेरे ख्याल से तो कार में ऐसे परफॉर्मेंस वाइज कोई कमी नहीं है। डेफिनेटली आजकल की जो गाड़ियां हैं वेट सेविंग के बाद ऑलमोस्ट इतनी फास्ट होती जा रही हैं, बट इस गाड़ी के अंदर भी जैसे ही वीटेक किक करता है तो थोड़ी सी आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ती है। प्लस तीसरे, चौथे और पांचवें गियर के अंदर भी अगर मैं इसको पुश करना शुरू करता हूं तो आफ्टर सम 3000 आरपीएम गाड़ी उठना शुरू हो जाती है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको इस गाड़ी से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस परफॉर्मेंस के लिए आपको दमदार ब्रेक्स भी चाहिए एंड इस गाड़ी के अंदर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं जिसकी मदद से गाड़ी की स्टॉपिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिलहाल कोई पीछे नहीं है एंड अगर मैं इसको एकदम से ब्रेक मारूं तो द कार फील्स वेरी मच इन माई ऑन कंट्रोल। पिछला बंदा हो सकता है आपके साथ टकरा जाए लेकिन स्टिल गाड़ी की ब्रेक्स बहुत ज़्यादा शानदार है। अब अगर आप इतनी पावरफुल गाड़ी चलाओगे रेगुलर तो आपको मन करेगा उसको पुश करने का बार बार। एंड ऐसे केस के अंदर कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी आएगा कि भाई माइलेज कितनी होती है इस गाड़ी की। तो एज सच माइलेज फिगर्स कोई मेरे सामने नहीं है, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूँ जो मेरी ओनर से बात हुई थी तो इस गाड़ी की एवरेज अप टू 15-16 किलोमीटर्स तक की आ जाती है, 15 kmpl ऑन हाईवेज़। तो मेरे को नहीं लगता कि इस गाड़ी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव सेडान के अंदर 15 की एवरेज, 16 की एवरेज कोई ख़राब है। अभी आपको लग रहा होगा नहीं माइलेज बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी का एक वीक पॉइंट। इस गाड़ी के अंदर माइलेज जितनी अच्छी है लेकिन खर्चे उतने ही ज़्यादा हैं। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है जो डी क्लास सेडान लेना चाहते हैं, क्योंकि वो गाड़ियाँ हमेशा से महंगी रही हैं एंड महंगी गाड़ियों के महंगे खर्चे होते हैं। लेकिन होंडा सिविक उन गाड़ियों में से एक है जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रही हैं हमेशा से, जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रही हैं एंड अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी की वजह से इस गाड़ी का खर्चा बहुत ज़्यादा कम है। अब ये गाड़ी मुझे पता है मॉडल ये वाला आता तो है नहीं एंड जिसने नई होंडा सिविक लेनी है वो ये वाली गाड़ी का रिव्यू तो देखेगा नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे भी पता है आप होंडा सिविक के अंदर इंटरेस्टेड हो एज अ प्री ओन्ड कार, एज अ यूज्ड कार। तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए एंड कौन से पॉइंट्स इस गाड़ी के साथ में जुड़े रहेंगे जो आपको कभी ना कभी दिक्कत दे सकते हैं या कंसर्न आपको रखना चाहिए, किनको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। अगर तो आप यूज्ड कार मार्केट में एक बड़ी कार चाहते हैं, अब बड़ी कार में हैचबैक तो होगी नहीं, या आप लेना चाहते हो एसयूवी या आप लेना चाहते हो कोई सेडान, तो ऐसे में मैं आपको कहूँगा गो फॉर दी एसयूवी। क्योंकि जो लोग कंफ्यूज हैं दोनों गाड़ियों के अंदर एसयूवी और सेडान के अंदर ना, उनको एट द एंड ऑफ द डे एसयूवी की ईज़ ऑफ यूज़ जो है, आप ऊपर बैठते हो आपको खड्डे वगैरह नहीं लगेंगे, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको उसका स्पेस अच्छा लगेगा, आप एट द एंड ऑफ द डे एसयूवी को ही चूज़ करने वाले हो। लेकिन अगर आपका मन सिर्फ एक सेडान का बना हुआ है तो ऐसे केस के अंदर ये कार आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली, बिकॉज 130 bhp एंड 172 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ गाड़ी आपको पंची परफॉर्मेंस देती है। आप इसको किसी भी गियर में कितना भी रैप करो, कैसा भी चलाओ, आपको इस गाड़ी को चलाने का मज़ा आने ही वाला है। किनको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए? कोई भी ऐसे लोग जिनको बेकार गाड़ियों का शौक़ है, जिनको चाहिए ऐसी गाड़ी जो वो ज़िंदगी भर रिपेयर कराते रहें, तो वो भाई आप कोई जर्मन गाड़ी पिक कर सकते हो या आप कोई कबाड़ ले सकते हो। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मेरे को ऐसा कोई मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा जो आपको मैं ये गाड़ी मना करूं। लेकिन 2 पॉइंट्स ऐसे ज़रूर हैं जहां पर मैं आपको कहूँगा आप इस गाड़ी के बारे में सोचो कि क्या आप इस गाड़ी को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे। नंबर 1, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर टूटे रास्तों के ऊपर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एंड नंबर 2, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूड मॉडल और ये काफ़ी टाइम से डिसकंटिन्यू रहा है एंड जो सिविक का लेटेस्ट एडिशन है वो बहुत ज़्यादा लेट आया है। तो ऐसे केस के अंदर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का सिनेरियो क्या है, जैसा मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो तो आपको पार्ट्स का ज़्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में हो और आपको ये गाड़ी वहाँ पर बहुत ही चीप रेट के ऊपर मिलती है, तो ऐसे केस में आप ये ज़रूर कंसीडर करें कि अगर आप ये गाड़ी खरीदते हो और इस गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो क्या आप उसके पार्ट्स ईजिली ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, आपके पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी। मेरे को नहीं लगता इन 2 पॉइंट्स के अलावा कोई तीसरी चीज़ है जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। हाँ, जो नए लोग हैं वो ये कंसीडर कर सकते हैं कि क्या इतनी साइज़ की गाड़ी आप इजीली मैनेज कर लोगे या नहीं, बिकॉज डेफिनेटली गाड़ी का फुटप्रिंट थोड़ा सा बड़ा है जिसकी वजह से मैन्यूवरेबिलिटी के अंदर नए राइडर्स को थोड़ा सा इशू आ सकता है।
तो एज अ फर्स्ट टाइम कार मैं सिविक एज सच रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मैं भी नहीं चाहता सिविक की इतनी बुरी हालत हो आपके हाथ में आके। अदरवाइज दिस इज़ एन एक्सीलेंट कार, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। एंड क्योंकि इट इज़ अ जापानीज़ प्रोडक्ट तो मैं इसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं करूँगा, एंड दुनिया इस चीज़ को जानती है। एंड अगर मैं कहूँ कि आप सिविक ले लोगे और वो ख़राब होती रहेगी तो वहाँ पर मैं ही गलत हूँ। तो मेरे को नहीं लगता सिविक के लिए आपको कुछ भी और सोचने की ज़रूरत है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आई वाउच सिविक माई सेल्फ। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है। इस पर्टिकुलर सिविक का अगर आप ओनरशिप रिव्यू जानना चाहते हो, यानी इस गाड़ी को रखने के बाद कितना खर्चा बाई चांस हो सकता है, कई बार आपने कुछ खर्चे प्लान नहीं किए होते, वो हो जाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर सिविक को मेंटेन करना कितना मुश्किल है, क्या इसकी एक्चुअल माइलेज आती है, एंड कितना इस गाड़ी के ऊपर ऑन एन एवरेज खर्चा हो सकता है, अगर आप ऐसी डिटेल्स जानना चाहते हैं और इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं ओनर को बता सकूं कि मेरा चैनल थोड़ा बहुत चलता है एंड वो ओनर मेरे साथ इस चैनल के ऊपर आकर इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू दें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। द हाउसिंग फॉर फॉग लैंप्स, लेकिन फॉग लैंप्स वर ओनली अवेलेबल इन टॉप वेरिएंट्स। असल की है बत्तख जी कितने उड़ता पे। एंड स्टार्टिंग स्ट्रेट ऑफ विद द लुक्स, गड्डी बहुत बढ़िया लगी मैंने, बहुत ज़्यादा बढ़िया।